हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। वो सैम्पल पेपर जो HBSC ने इशू किया है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आपका आ चुका है प्री बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, जो कि आपका ज़्यादातर स्कूलों में 4 दिसंबर को है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम प्रैक्टिस पेपर बनाओ। तो इससे बेस्ट प्रैक्टिस पेपर आपके लिए कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका लगभग पूरा का पूरा सिलेबस प्री बोर्ड में आना है। केवल चैप्टर नंबर 12 नए मैथ का और पुराने मैथ का चैप्टर नंबर 13 जो कि है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बस केवल ये वाला जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये दिसंबर के सिलेबस में है। तो नवंबर तक का सिलेबस अगर हम लेते हैं तो सभी चैप्टर्स आपके आ गए हैं। तो ये पूरे का पूरा सैम्पल पेपर अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो आपकी प्री बोर्ड की बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके 3 सेक्शन मैं ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ और आज सेक्शन नंबर डी कराऊंगी। और अगर ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं बनता है तो हम सेक्शन नंबर ई को भी यहीं कवर कर लेंगे। इस पूरे पेपर को आप सॉल्व कीजिए, देखिए और अपने प्री बोर्ड के लिए तैयार हो जाइए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर डी ये कहता है कि दिस कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच। लॉन्ग क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के हैं। और मैंने बोला था कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पैरेलल लेकर चल रही हूँ। तो देखें जरा, एक ट्रेन 63 किलोमीटर की दूरी के लिए एक निश्चित औसत गति से यात्रा करती है। एक ट्रेन है जिसने जो डिस्टेंस कवर करनी है, जो दूरी है वो कितनी है, 63 किलोमीटर। और फिर 72 किलोमीटर की दूरी अपनी मूल गति से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक औसत गति से यात्रा करती है। सुन लो, 63 किलोमीटर जैसी उसकी स्पीड थी उसी से चली। उसके बाद सेकंड जो डिस्टेंस थी वो थी 72 किलोमीटर। वो डिस्टेंस उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। कितनी स्पीड बढ़ा दी? 6 किलोमीटर बढ़ा दी। उसे पूरी यात्रा में 3 घंटे लगते हैं। तो उसकी मूल औसत गति क्या है? आगे बात समझ में। ए ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर्स एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो सबसे पहले तो आप ऐसा करो, डिस्टेंस को छोड़ दो। सबसे पहले आप लो ट्रेन की मूल गति, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, है ना। तो यहाँ लिखो आप ट्रेन की ओरिजिनल, मूल लिखना भी, मूल वर्ड हमें लिखना पड़ेगा। ट्रेन की मूल औसत गति, हमने मान लिया कि जो ट्रेन की स्पीड थी वो x किलोमीटर पर आवर थी। उस स्पीड पर उसने 63 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। ध्यान देना, स्पीड, गति, स्पीड, स्पीड को मैंने ले लिया x किलोमीटर पर आवर। जो डिस्टेंस थी वो कितनी है? 63 किलोमीटर। तो t हमारा क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। क्लियर है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो जो पहला टाइम ट्रेन को लग रहा है वो लग रहा है 63 बाय x आवर्स। क्लियर हो गया? समझ में आ गई मेरी बात? अब क्या हुआ? ट्रेन ने स्पीड बढ़ा दी, तो न्यू स्पीड। तो ट्रेन की जो नई गति है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे न्यू स्पीड। तो ट्रेन की जो नई गति है वो कितनी हो जाएगी? जो लास्ट वाली थी उससे 6 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगी। तो स्पीड हो जाएगी x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है? 72 किलोमीटर। तो जो न्यू डिस्टेंस थी वो है 72 किलोमीटर। तो जो न्यू टाइम होगा वो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि 72 बाय x प्लस 6। ये सेकंड टाइम है, ये फर्स्ट टाइम है। और पूरी की पूरी जो आपकी जर्नी है ट्रेन की, ट्रेन को वो जर्नी कवर करने में, यानी कि 62 प्लस 63 प्लस 72 पूरे को कवर करने में उसको 3 घंटे लग रहे हैं। मीन्स हम क्या लेकर चल सकते हैं कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 3। यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, स्लाइड कर लेते हैं। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 3। अब T1 देखो भाई कितना है? 63 बाई एक्स। T2 कितना है? 72 बाई एक्स प्लस 6। और ये इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 3/1। एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स प्लस 6, x से x कैंसिल,
तो ये हो जाएगा। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि एलसीएम लेने से पहले ये जो अपना जो न्यूमरेटर है ना, दोनों के दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। अब मेरे मैसेज की साउंड आपको सुनाई दी होगी, मैं साइलेंट करना भूल गई थी फ़ोन को। 3 2 जा 6 और भैया 3 1 जा 3 आ गया, डिवाइडेड बाय एक्स, और प्लस 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 1। अब ये हमारा और भी आसान हो जाता है। इज इट ओके? अब ये हमारा और भी आसान हो जाता है। तो जब मैं यहाँ एलसीएम लूँगी, अब ये यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर मेरा फेस आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसको और स्लाइड करके इधर ले आते हैं और बहुत अच्छे से अब करते हैं। x इंटू एक्स प्लस 6, तो ये हो गया 21 इंटू एक्स प्लस 6, और भाई x प्लस 6 से x प्लस 6 कट गया तो 24x बराबर है 1। इसको राइट में ले जाओ और इनको भी यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। 21 को x से करोगे 21x, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और जमा 24x, और ये दोनों टर्म्स राइट में जाएंगी तो ये बन जाएंगी एक्स स्क्वेयर प्लस 6x। ठीक है, सॉल्व कर लो। 21 और 24, 21 और 24, 45x जमा 126 बराबर है x की 2 जमा 6x। तो ये आ गया 45x प्लस 126 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 6x। सारी टर्म्स को लेफ्ट में ले आओ तो इधर तो जीरो रह जाए, नहीं राइट में ले आओ तो ये सब तो लेफ्ट में तो जीरो रह जाएगा। एक्स स्क्वेयर प्लस 6x, 45 राइट में आएगा तो माइनस का, और 126 भी माइनस का, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 39x माइनस 126। और आप चाहो तो क्या कर, इधर ही कर लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। 139x एक्स स्क्वेयर माइनस 39x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, जिसे अब हम यहीं पर स्लाइड करके अपना सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मिडल टर्म है 39, और 39 को ऐसे स्प्लिट करना है कि भाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 39 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 126 आए माइनस का। तो 126 का मोटा मोटा फैक्टर करके देख लो, 2 से करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 63 के फिर कर लो ना, 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3 है ना, 21 या 63 दूनी 126 आ गया। अब ये तो 63 और 2 को लोगे तो 39 तो आएगा नहीं, तो 21 के फिर कर लो एक बार, 2 3 6 और 3 7 21, ठीक है। और अब हम देखें तो मुझे चाहिए 39, मुझे चाहिए 39, दो ऐसे नंबर्स जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 39 आए। 3 तिया 21, देखो मेरी बात सुनो, 21 दूनी 42, ये पकड़ो भाई, तुम सुनो ध्यान से, 2 और 21, सुन रहे हो मेरी बात को, 42, तो ये बन गया 3 गुना 42। 42 में से 3 माइनस करोगे तो 39 आएगा, या माइनस का 42 और प्लस का 3 करोगे तो माइनस का 39 आएगा, और माइनस का 42 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 126 आएगा। तो 42 और 3 ये हमारे फैक्टर बनने वाले हैं। तो जल्दी से हम अपनी मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर, 39 नहीं लिख रही हूँ अब मैं, 39 की जगह मैं लिख रही हूँ माइनस 42x और प्लस का 3x लेंगे, ठीक है, और माइनस का 126 बराबर है 0। इन दोनों में से x को कॉमन ले लो तो x माइनस 42, इन दोनों में से 3 को कॉमन लोगे तो x 126 को 3 से डिवाइड करोगे तो 42। ये आप सबको पता है, ये दोनों फैक्टर सेम होते हैं, तो x माइनस 42 कॉमन आ गया, इधर फिर से x बचेगा और जमा का 3 बराबर है 0। या तो x माइनस 42 0 है, या x प्लस 3 0 है। यहाँ से x की वैल्यू ने 42 आना है, और यहाँ से x की वैल्यू ने -3, जो कि पॉसिबल नहीं है, ट्रेन की स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू 42 आ जाएगी। तो जो ट्रेन की इनिशियल स्पीड है, जो मूल औसत गति है, वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये ही हमारा छोटा सा क्वेश्चन था जो उसने पूछा था। एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए कि ट्रेन की मूल औसत गति क्या है। तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ कर दिया है, थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे सरकाना पड़ेगा, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको चेक कर सकते हो, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे देखेंगे। इसी क्वेश्चन में हमें एक इंटरनल चॉइस भी दी गई है, और पढ़ लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है आपके लिए और, ठीक है। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जाने में और धारा के अनुकूल उसी स्थान पर लौटने की तुलना में 1 घंटा अधिक लेती है,
धारा की गति ज्ञात करो। ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, स्टिल माने ठहरे हुए पानी में अगर वो मोटर बोट चलती है तो उसकी स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम यहाँ लिखेंगे मोटर बोट की स्थिर जल में गति। देखो लिखना तो पूरा बनता है भाई, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको और उधर कर लेते हैं, हमने स्पेस ज़्यादा चाहिएगा लिखने के लिए। ऐसे कर लेती हूँ मैं, ठीक है। मोटर बोट की स्थिर जल में गति, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर एज एक्स नहीं 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये क्या कहता है कि वो मोटर बोट अगर पानी के अगेंस्ट 24 किलोमीटर जाती है और फिर पानी के साथ वापस लौटती है तो 1 घंटा उसको अधिक लगता है जाने की बजाय। जब वो धारा के अगेंस्ट जाएगी तो जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो जाने में जो टाइम लग रहा है वो आने की बजाय 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। धारा की गति ज्ञात करो। धारा मीन्स द स्पीड ऑफ वाटर। ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम ऑन द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मेरी बात सुनो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना है, 2 बातों को समझो। पानी चल रहा है, पानी में मोटर बोट चल रही है। मोटर बोट की स्पीड हमें पता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, पानी की गति हमें नहीं पता, तो उसको हम सपोज कर लेंगे माना धारा की गति, माना धारा यानी स्पीड ऑफ वाटर, माना धारा की गति है x किलोमीटर पर आवर। मैं पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस कई बार समझा भी चुकी हूँ, फिर भी आप देख लीजिए धारा की गति। अब देखो मेरी बात सुनो, ये अगर पानी है और इस पानी पे बेटा जी अगर मैं एक बोट चलाना चाहती हूँ तो पानी से तो तेज बोट को चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर पानी की स्पीड x है तो जो मोटर बोट की स्पीड 18 है वो पानी से ज़्यादा होगी। अब 2 कंडीशन होती हैं, पानी भी इधर जा रहा है और आपकी बोट भी इधर जा रही है। बहुत ध्यान से सुनना, इसे कहते हैं धारा के अनुकूल, इसे कहते हैं धारा के अनुकूल, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। पानी के साथ जाना डाउन स्ट्रीम, समझ में आ रही है मेरी बात। और जो है अगर आपका पानी, कलर चेंज कर लूँ मैं, पानी तो इधर जा रहा है लेकिन आपकी बोट इधर जा रही है, तो इसे बोलते हैं धारा के प्रतिकूल। भाई जिधर पानी जा रहा है हम उधर नहीं जा रहे। अब मेरी बात को सुनो, आपकी स्पीड भले ही 18 किलोमीटर पर आवर है और बोट की स्पीड इसकी पानी की स्पीड x है, x की जगह मान लो मैं ले लूँ 5, पानी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। अब जब आप इधर जा रहे हो तो 18 की स्पीड से तो आपकी बोट चल रही है, 5 की स्पीड से पानी चल रहा है, तो पानी भी कुछ ना कुछ धक्का तो लगा रहा है ना बोट को। तो पानी के साथ चलने की वजह से जो बोट की स्पीड है वो 18 नहीं रह जाएगी, वो 18 + 5 हो जाएगी जब हम धारा के अनुकूल की बात करते हैं, डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। लेकिन अगर आप पानी के अगेंस्ट जा रहे हो, पानी इधर जा रहा है आप इधर जा रहे हो, तो पानी पुश करेगा ना, एक फ्रिक्शन, घर्षण जिसको बोलते हैं, है ना, उसके अगेंस्ट अगर आप जा रहे हो तो वो आपकी स्पीड को कम करेगा। तो जो आपकी एक्चुअल स्पीड है वो 18 नहीं रह जाएगी। मान लो वाटर की स्पीड 5 है तो आपकी स्पीड 18 - 5, 18 - 5 यानी 30 ही रह जाएगी अगर आप पानी के अगेंस्ट जाते हो। ये 2 बातें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम पानी के साथ जा रहे हैं तो हमारी जो बोट की स्पीड है वो क्या होगी, और जब हम पानी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो हमारी बोट की स्पीड क्या होगी। तो यहाँ अब आप लिखोगे धारा के अनुकूल, या मैं इंग्लिश में भी एक बार साथ साथ लिख देती हूँ, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, धारा के अनुकूल बोट की गति। अब जब पानी के साथ जा रहे हो तो उसमें बोट की स्पीड में पानी की स्पीड और ऐड हो जाएगी 18 + x किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब आप पानी के अगेंस्ट जा रहे हो, धारा के विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ वाटर, तो अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, तो धारा के विपरीत जो बोट की गति है। कहानी समझ आ गई ना भाई। मेरा पानी अगर इधर बह रहा है, भाई आप सिंपल कागज़ की नाव दौड़ा के देख लो,
आपके घर में कोई खुला सा टब है उसमें, या कोई नाली जा रही है आपके घर के पास से, उसमें पानी बह रहा है। हम छोटे छोटे थे, बारिश में हम करते थे, बारिश का पानी जब सड़कों पे जाता था हम बोट बना के उस पर तैराया करते थे। आप भी तैरा के देखो, अगर नाली का पानी इधर जा रहा है और आप बोट को इधर ले जाने की कोशिश करोगे तो वो बहुत कम जाएगी। पतंग पतंग उड़ाते हो जिधर हवा जाती है उधर पतंग ज़्यादा स्पीडली जाएगी ना, क्योंकि हवा भी उसको अपने साथ लेके जाएगी। तो सेम लॉजिक यहाँ है कि जब हम पानी के साथ साथ चलते हैं तो बोट की स्पीड बढ़ जाती है, यानी बोट की स्पीड में वाटर की स्पीड ऐड हो जाती है। और जब हम पानी के अगेंस्ट चलते हैं तो बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड कम मतलब घट जाएगी, तो इतनी स्पीड रह जाएगी। अब डिस्टेंस कितनी है, 24 किलोमीटर है। देख लीजिए, पानी के 24 किलोमीटर जाने में 24 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस है। अब दोनों टाइम नोट कर लो। धारा के अनुकूल जाने में कितना टाइम लग रहा है, इंग्लिश वाले ऐसे लिखेंगे टाइम डाउन स्ट्रीम, और हिंदी वाले भी लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आपको T1 और T2 नाम देना पड़ेगा। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, अब मैं यहीं पर इसको कराऊंगी कि धारा के अनुकूल लगने वाला समय, भाई धारा के अनुकूल समय, धारा के अनुकूल अगर पानी जाता है तो जो समय लगता है उसे डाउन स्ट्रीम स्पीड बोल देते। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 24 है, स्पीड 18 जमा x है। क्लियर हो गया। धारा के प्रतिकूल, अगेंस्ट द वाटर, अगेंस्ट द वाटर है ना, अपस्ट्रीम जो टाइम लगेगा, अपस्ट्रीम जो टाइम लगेगा उसे TU हमने बोल दिया, डिस्टेंस बाय स्पीड 24/18 माइनस x हो जाएगा। अब अनुकूल जाने में हम कम समय लेंगे, सुन लो मेरी बात ध्यान से, अनुकूल जाने में हम कम समय लेंगे क्योंकि पानी भी तो हमें बहा के ले जाएगा, लेकिन अगर पानी के अगेंस्ट जाएंगे तो समय ज़्यादा, तो ये टाइम हमारा ज़्यादा है। जो अप स्ट्रीम वाला टाइम है वो ज़्यादा है, डाउन स्ट्रीम वाला कम है, और दोनों में कितना फ़र्क है, 1 घंटे का। देख लीजिए, बस यही कहानी समझनी है इसके अंदर कि धारा के विपरीत जाने में 1 घंटा अधिक लगता है, ठीक है। अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टेक 1 आवर मोर टू गो टू अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में या धारा के प्रतिकूल जाने में समय ज़्यादा लगता है। तो अब इसको नोट करके यहाँ इक्वेशन बना दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एलसीएम ले लो यहाँ पर, 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, और ये जो 24 है ये यहीं रह जाएगा, तो ये हो गया 18 प्लस एक्स और 24 के ही ब्रैकेट में 18 माइनस एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/1। क्लियर हो गया। अब इसी को मैं रखूँगी, बाकी को मैं ऊपर स्लाइड कर दिया है मैंने। अब देखो ज़रा, मेरी बात सुनो, इस 24 को चाहो तो राइट में ला सकते हो, नहीं तो 24 को 18 से गुना कर दो, 18 चौक 72, 7 18 दूनी 36 और 7 43, तो ये आ गया 432 जमा 24x घटा 432 जमा 24x, और बटे में a घटा b, a जमा b का फॉर्मूला आपका लगने वाला है, तो a जमा b, a घटा b हो जाता है a स्क्वेयर, यानी कि 18 का स्क्वेयर माइनस x का स्क्वेयर। अब 18 का स्क्वेयर 324 होता है, 18 का स्क्वेयर कितना होता है, 324 होता है, बराबर है 1। अब देखो 432 से 432 कट गया, ये आपका बन गया 48x, और इसको उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वेयर, सारी टर्म लेफ्ट में ले आओ, तो एक्स स्क्वेयर जमा 48x माइनस 324 बराबर है 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब आप इसको फैक्टराइज करोगे और अपना x की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। अगर आपको फैक्टराइजेशन याद नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जल्दी से आप अपना डायरेक्ट फैक्टराइजेशन में उसमें सिखा चुकी हूँ, यहाँ मैं सीधा क्वाड्रेटिक से आपको सॉल्व करना बता देती हूँ। दोनों फॉर्मूला की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac/2a है ना, इसको अपना देख लो, इसमें a कितना है, 1 है, b कितना है 48 है, c कितना है -324 है, तो ये बन जाएगा माइनस का 48 जमा घटा 48 का स्क्वेयर 4 गुणा 1 गुणा माइनस का 324 पूरे का कर लो अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। 48 का स्क्वेयर, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, सारा कैलकुलेशन वर्बल होनी चाहिए। 8 चौसठ 6 8 चौक 32 और 6 38 4 8 32 3 4 चौक 16 और 3 19, तो इनको ऐड करते हैं तो 4 8 और 2 10 9 और 3 12 और 1 13 और 1 और 1 2 2304 आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 48 जमा घटा 48 का स्क्वायर लिखोगे तो 2304
और ये दोनों घटा घटा मिलकर हो जाएंगे जमा। 4 से 4 एकम 4, 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 तिये 12, 1296 ये आ गया और डिनोमिनेटर में आ गया 2। अब देखो भाई जरा, माइनस का 48 जमा घटा, इन दोनों को जोड़ो, 6 और 4 10, 9 और 1 10, 3 और 2 5 और 1 6, 3600 आ गया। तो 3600 का अंडर रूट कितना होगा, 60 हो जाएगा। तो ये बन गया -48 जमा घटा 60 बटे में 2। ठीक है, दिख रहा है अभी आपको। अब इसको सॉल्व कर लो। -48 -60, ये तो नेगेटिव वैल्यू देगा, इसको तो कट कर दो। और दूसरी वैल्यू आएगी माइनस का 48 जमा का 60, और ये बच्चे बनेगा 12 बटे 2 यानी कि 6। तो जो x की वैल्यू आई है वो 6 आई है। तो धारा की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं कोशिश करती हूँ एक फ्रेम में अगर आ सका तो। आना तो मुश्किल है क्योंकि देखो बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है ये क्वेश्चन, कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा। तो जो पानी की स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, वो आप ही के लिए बना है। लेक्चर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को तुरंत शेयर कर दें वीडियो को पॉज करके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। देखो भाई जरा, क्वेश्चन नंबर 32 था ये हमारा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 पर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे स्टेटमेंट को, देखो कैसे घुमा देता है ये। सिद्ध कीजिए कि यदि त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। प्रूव दैट इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, किसी एक ट्राइंगल की किसी एक साइड, मान लो ये है ए बी और सी, और बीसी के पैरेलल एक लाइन एल यहाँ पर खींची जा रही है जो बाकी दोनों साइड्स को मान लो डी पे और ई पे कट कर रही है, intersecting the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in same ratio। यानी आपने क्या शो करना है कि AD और DB का रेशो और AE और EC का रेशो सेम है। ये और कुछ नहीं है, ये आपकी थेल्स थ्योरम है, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय आपको दिया गया है। सिर्फ लैंग्वेज को इतना लंबा कर दिया है कि बच्चा सोचे कि भैया ये क्या दे दिया इतना मुश्किल सा क्वेश्चन, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये 33 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं भैया अपना दिया है व्हाट इज गिवन, है ना। मैं मोटा मोटा लिखूंगी क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा, अपलोडिंग में भी हमें दिक्कत आती है। तो आप इसको लिखोगे कि त्रिभुज ए बी सी में एल समानांतर है बी सी के, और एल ए बी व ए सी को क्रमशः डी व ई पर क्या करती है, काटती है। एल इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। टू प्रूव, फिर हमें जो सिद्ध करना है वो क्या है कि ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी, यानी कि इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो भैया सेम आएगा। इसके लिए बच्चे आप एक रचना करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे। आप क्या कंस्ट्रक्शन करोगे कि आप डी से सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर डी एम ड्रॉ करोगे और ई से भी सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ई एन ड्रॉ करोगे। आप लिखोगे डी एम परपेंडिकुलर ए सी, लंब डाला है हिंदी में, हिंदी और उसकी ज़रूरत ही नहीं, हम तो नोटेशन यूज़ करेंगे ना भाई। ये ई एन लंब है किस पर, ए बी पर, ई एन लंब ए बी पर डाला। क्लियर है, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। अब कंस्ट्रक्शन में एक काम और करना है भाई, बी को ई से और सी को डी से मिलाया। ये भी आपने लिखना है कि बी को ई से व सी को डी से मिलाया।
क्लियर हो गया यहाँ तक? आपको सारी बात समझ आ गई? अब आ जाओ प्रूफ पर, प्रमाण पर। इंग्लिश मीडियम में जल्दी से देख ले। इन द ट्राइंगल ए बी सी एल इज पैरेलल टू बी सी विच इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड डी रिस्पेक्टिवली। प्रूव क्या करना है वो आपको पता ही है, सेम वही चीज़ है, कोई लैंग्वेज का फर्क नहीं। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर ए बी, ज्वाइन बी टू ई एंड सी टू डी। अब प्रमाण में आपको बड़ा ध्यान देना है, हमें चाहिए ए डी बाय डी बी। मेरी बात ध्यान से सुन लो। तो जो ये ए डी है ये इस ऊपर वाले पूरे त्रिभुज में है, तो आप लोगे त्रिभुज ए डी ई। सुन लो ध्यान से, ए डी और ई, ये जो मैंने व्हाइट कलर का किया है, मैं अभी इसको इरेज कर दूंगी कलर को, ठीक है। अब मुझे चाहिए नीचे डी बी, और डी बी बच्चे ये वाली लाइन है, तो डी बी से त्रिभुज बन रहा है डी बी ई। एक आपने ये वाला त्रिभुज लेना है, त्रिभुज डी बी ई में दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का आप अनुपात ले लो। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि लंबी थ्योरम है तो हम इतना सब नहीं करेंगे। अब आप पहले इस ऊपर वाले ट्रायंगल को देखो, ये मैंने फिर से ब्लू कलर में कर दिया है। ट्रायंगल के 3 ही आधार होते हैं, 3 ही ऊंचाई होती हैं, संगत ऊंचाई लेते हैं। तो मैं यहाँ AD को आधार ले रही हूँ, ठीक है। साथ साथ मैं इरेज करूँगी, नहीं तो होचपोच हो जाएगा। मैं AD को आधार ले रही हूँ, तो AD पर EN परपेंडिकुलर है, तो वो इस त्रिभुज की संगत ऊंचाई हो जाएगी। AD भाई अगर ये मेरा त्रिभुज है, इसको आधार ले रही हूँ तो ये ऊंचाई लूँगी, अगर मैं इसको आधार ले रही हूँ तो ये ऊंचाई लूँगी। ये बात आपको समझ में आ रही है, क्लियर है? जिसको भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स अपना आधार होती हैं, तो जिस साइड को भी आप बेस लोगे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट आप ले लोगे, तो ये हो जाएगा 1/2 आधार AD और ऊंचाई हो गई EN डिवाइडेड बाय। अब आ जाओ नीचे वाले ट्रायंगल पर। इस ट्रायंगल में बेस DB लेना, क्योंकि मुझे DB चाहिए, तो यहाँ DB को आधार ले लेना, तो 1/2 आधार हो गया DB। ऊंचाई, अब ये एक विषम बाहु त्रिभुज है, तो ई से इस पे लंब नहीं डलेगा। देखो इस त्रिभुज को मैं यहाँ आपको अलग से बना के भी दिखा रही हूँ, ये देखो ध्यान देना, इस वाला त्रिभुज को मैंने यहाँ बना दिया है बी डी और ई, और ई से इस वाली पर कोई लंब नहीं डल रहा, तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे भुजा को बाहर बढ़ाकर और फिर लंब डाला जाता है, और वो लंब यहाँ ई से ऑलरेडी इस पर डला हुआ है EN। फिर भी अगर आपको याद ना रहे तो सुनो, एक ट्रिक बता देती हूँ। मुझे उत्तर में AD और DB चाहिए, तो 1/2 से 1/2 कटने वाला है, AD और DB मेरे आ चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ EN लिख दूंगी तो EN से EN कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, और मेरे पास राइट साइड में AD/DB आ जाएगा। गलत इसमें कुछ भी नहीं है, सारा मैं समझा चुकी हूँ, सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। 2 ट्राइंगल लिए, ऊपर वाला लिया ADE, जिसमें AD को आधार लिया, EN को लंब लिया। फिर मैंने ट्रायंगल लिया DBE, जिसमें DB को आधार लिया और उसको बाहर एक्सटेंड करते हुए EN को लंब लिया। क्लियर हो गया? अब हम और आगे बढ़ेंगे। अब हम फिर से लेंगे, मुझे अब देखो मेरी बात सुन लो ध्यान से, कलर चेंज करती हूँ। मुझे चाहिए AE/EC, तो AE भुजा तो मेरी ये है, AE भुजा तो मेरी ये है, तो ये ट्रायंगल तो मुझे यही लेना पड़ेगा कि ऊपर वाला त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे नीचे मुझे EC चाहिए। तो AE के लिए तो मैंने ले लिया, देखो मैंने डायग्राम एक बार दोबारा बना दिया इसको बीच में इरेज करके, क्योंकि काफ़ी होच-पोच हो रहा था। तो AE के लिए तो मैंने ये वाला अपना पूरा त्रिभुज दोबारा लिया ADE। अब मुझे चाहिए EC, ठीक है। तो EC के लिए मैं ये वाला, इसको कलर को मैं चेंज करना चाहूँगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। EC के लिए मैं त्रिभुज लूँगी DEC, ठीक है, दिख रहा है। तो नीचे हम लिखेंगे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। थोड़ा सा ऊपर करना चाहूँगी, वो A को आप याद रखना कि वहाँ पर A पॉइंट है। क्लियर हो गया? अब ADE में
ए ई तो मैं आधार लूंगी और इस पर जो डी एम है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार ए ई गुणा संगत ऊंचाई। और जब मैं इस सफ़ेद त्रिभुज की बात करती हूँ तो ई सी तो मेरा आधार हो जाएगा। ठीक है, एक ई सी क्यों लिया, क्योंकि मेरे आंसर में यहाँ पर नीचे ई सी है और ई सी पर डी से कोई परपेंडिकुलर नहीं डल रहा है। ये परपेंडिकुलर जब मैं ई सी को आगे बढ़ाऊंगी तो डी से वही परपेंडिकुलर फिर से डी एम डलेगा। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि ऊपर डी एम है तो नीचे डी एम आना है, तो ये कैंसिल होकर यहाँ आ जाएगा ए ई बाई ई सी, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे ये दोनों राइट साइड्स इक्वल दिखानी है भैया, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो इनकी लेफ्ट साइड को देखो एक बार, थोड़ा सा ऊपर करते हैं कि ए डी बाई डी बी को ए ई बाई ई सी के इक्वल दिखाना है। दोनों की लेफ्ट साइड को देखो तो इसमें भी ऊपर त्रिभुज ए डी ई है और इसमें भी ऊपर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है, लेकिन नीचे दोनों में अलग अलग त्रिभुज है, डी बी ई और डी ई सी का क्षेत्रफल। तो इसको देखते हैं एक बार, डी बी ई, डी ई सी तो वाइट कलर में है, डी बी ई को मैं ब्लू कलर में कर देती हूँ, दिख गया, डी बी ई को मैंने कर दिया ब्लू कलर में। ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर बराबर हो जाए तो ये दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगी और लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगी तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी। अब इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखो तो दोनों त्रिभुज डी ई पर बने हुए हैं, डी ई पर बने हुए हैं और डी ई जो है वो बी सी के समानांतर है। तो जब दो त्रिभुज दो समानांतर रेखाओं के बीच बने होते हैं, 9th क्लास का एक रिजल्ट बता रही हूं मैं, दो समानांतर रेखाओं के बीच बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, एक ही आधार, ये बात ध्यान रखना, एक ही आधार, ये तो आधार है, इसी आधार पर तो ये लाल वाला त्रिभुज बना हुआ है और इसी आधार पर ही ये ब्लू वाला त्रिभुज बना हुआ है। तो दोनों का, इस ब्लू वाले का और इस रेड वाले का एरिया सेम होगा, क्योंकि एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस दोनों का ऑलरेडी सेम है, दोनों इन रेखाओं के बीच है तो ये हाइट वैसे ही सेम आ जाएगी। वैसे ये रिजल्ट 9th क्लास में आ जाता है। तो ये बात अब आप यहाँ खुद लिखेंगे, मैं सिर्फ वर्बल बोलकर इसको छोड़ रही हूँ कि त्रिभुज डी ई सी और त्रिभुज डी बी ई, ध्यान से सुन लो, डी ई आधार पर हैं और डी ई और बी सी के बीच में स्थित हैं, क्योंकि त्रिभुज डी बी ई और त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार डी ई पर बने हैं और दो समानांतर रेखाओं डी ई और बी सी के बीच में स्थित है। तो इन दोनों का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ध्यान से देख लो कि क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया। अब ये देखो, ऊपर वाला भाग पहले से दोनों में ए डी ई था, नीचे वाला दोनों का बराबर आ गया तो लेफ्ट साइड बराबर हो गई। जब लेफ्ट साइड बराबर हो गई तो इन दोनों की जो है राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। तो थोड़ा सा मैं यहाँ आपके लिए काम छोड़ रही हूँ, उसको आप लिख लीजिएगा। तो अब आप लिखोगे अतः ए डी ई का क्षेत्रफल बटे डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर है ए डी ई का क्षेत्रफल बटे डी ई सी का। तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी आ जाएगा। मीन्स जो लाइन हमने ली थी उस लाइन, जो लाइन किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल हमने ली थी, उसने बाकी दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया। ये समझाने में बहुत टाइम लग जाता है, मुझे लगता है बच्चों को कुछ नहीं पता होगा तो मैं हर बात को बड़ी बारीकी से बताती हूँ, लेकिन अगर मैं इसको प्रूव करूँ ना, आप भी अगर इसको प्रूव करो समझ के याद करके, तो 5 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं है। मैंने शायद 15 मिनट लगा दिए इस थ्योरम पर, कम से कम भी नहीं तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को गिलास में परोस रहा था, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। बेलनाकार कांच का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, लेकिन कांच के नीचे एक अर्धगोलार्ध उठा हुआ भाग था। गिलास तो बेलनाकार है लेकिन नीचे उसमें इतनी गड़बड़ है, यानी कि ये हिस्सा उसने कवर कर दिया, इतना जूस कम आएगा इसके अंदर। ठीक है, जिससे कांच की क्षमता को कम कर दिया। यदि कांच की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो कांच का आभासी और वास्तविक क्षमता ज्ञात करें। आभासी का मतलब जो दिख रहा है, बाहर से दिखने में तो पूरा दिख रहा है ना, तो वो कितनी वॉल्यूम है, और वास्तविक का मतलब असल में इसमें कितना जूस आएगा। पाई को 3.14 लेना है। इसको इंग्लिश मीडियम में भी जल्दी से रीड कर लेते हैं, दोनों में समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही आपको समझने में दिक्कत होनी चाहिए।
तो ये गिलास इसने यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो मैं जल्दी से बता दूँ, उसी पेज पर मैं इसको फिर समझाऊंगी। ग्लास सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लास एज शोन इन द फिगर। द इनर डायामीटर was 5 centimeter and but bottom of the glass was a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass। ठीक है, हाइट ऑफ ग्लास 10 सेंटीमीटर। तो अपेरेंट एंड एक्चुअल जो है कैपेसिटी ऑफ द ग्लास आपने बतानी है। तो आप जल्दी से अब यहाँ इसको हम साफ करके इसी पर मैं आपको सारा कुछ समझा देती हूँ। सुनो मेरी बात ध्यान से, पिछले क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया है। तो इसका जो डायामीटर है वो 5 सेंटीमीटर है, डायामीटर 5 है, तो ग्लास का जो रेडियस है वो 5/2 सेंटीमीटर है। पहली चीज, ग्लास की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। ग्लास की जो ऊंचाई है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख ले, वो कितनी है, 10 है। क्लियर हो गया। अब इसकी जो ओरिजिनल वास्तविक क्षमता है, वास्तविक का मतलब जितना वो बाहर से, वास्तविक बाद में लेंगे, वास्तविक नहीं लेंगे, पहले आभासी लेंगे, आभासी क्षमता लेंगे। ठीक है, आभासी क्षमता, एपरेंट वॉल्यूम, एपरेंट वॉल्यूम, समझ में आ गई मेरी बात। तो एपरेंट का मतलब दिख कितना रहा है, बेलनाकार दिख रहा है, बेलनाकार दिख रहा है, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि भैया पूरा ग्लास भर के मुझे मिलेगा। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। क्लियर हो गया। तो πr²h का मतलब, पाई बंदे ने बोला 3.14 लो, तो 314/100, r 5/2 है, तो स्क्वायर करोगे तो 25/4 और हाइट है 10। हो गया। 0 से 0, 5 2 जा 5 5 जा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 7 जा 14। सॉल्व कर लो। 5 7 35, 3 पापा 25 और 3 28, 2 5 एकम 5 और 2 7/4, 4 एकम 4, 7 में से 4 गए 3, 4 निम 36, 8 में से 6 गए 2, 4 6 24, 4 दूनी 8 और 4 5 20। ये एक्चुअल में उस ग्लास की आभासी क्षमता है, एपरेंट कैपेसिटी है, जो हमें दिखाई दे रही है। लेकिन रियलिटी में उसमें जूस कितना आएगा, इसमें से ये जो हेमिस्फेरिकल अर्धगोलाकार भाग है ना, इतना तो कांच भरा पड़ा है, उसके अंदर तो ये वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो जो इसकी वास्तविक क्षमता है, अब मेरी बात को सुन लो ध्यान से, ये बहुत आसान क्वेश्चन आपको मिला है क्योंकि पिछला बहुत मुश्किल मिल गया था। तो जो वास्तविक क्षमता है वो हो जाएगी πr²h, यानी पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम में से हम हेमिस्फीयर की वॉल्यूम माइनस कर देंगे। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होती है 2/3 πr³। क्लियर हो गया। आप चाहो तो हेमिस्फीयर के अलग से निकाल के इसमें से घटा देना, मैं सीधा कर रही हूँ। तो πr² को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बच गया RH -2/3, पाई भी बाहर चला गया, r² भी, और ये r आ गया। और आप चाहो तो सिलेंडर इसकी हेमिस्फीयर की निकाल लो। चलो हम भी हेमिस्फीयर की निकाल लेते हैं। आप समझ गए, आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नहीं तो अब मैं अर्धगोले का निकाल रही हूँ। अर्धगोले का जो वॉल्यूम होगा वो होगी 2/3 πr³। 2/3 पाई की जगह मैं लूँगी 314/100, r था 5/2, तो वो हो जाएगा 125/8। ये थोड़ा अब यहाँ कैलकुलेशन हमारी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से मैं वहीं कर रही थी। 25 5 125, 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 5 10 और 2 7 14। और नहीं कटेगा तो ये बनेगा 5 7 35। ठीक है, 5 7 35, 3 5 5 25 और 3 28, 2 5 एकम 5 और 2 7/24। अब 785 को आपने 24 से भाग कर लेना है और जो आएगा उसमें से घटा देना है। तो 24 दिए 72, 6 24 दूनी 48, 15 में से 8 गए 7 और 5 में से 4 गए 1। डेसिमल लगाओगे, 0 लोगे, 24 चौको 96, 24 5 120, 24 6 144 और 24 7 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 पे जाएगा, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16 और 10 में से 8 गए 2 और 0, लगभग ये आ जाएगा। एम आई राइट? 15 में से 8 गए 7, ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो ये लगभग आ जाएगा 32.70। इसको आप इसमें से माइनस कर दो। थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो आप देख लेना, क्योंकि मैंने पहले से इसको सॉल्व नहीं किया है, तो आप अपना चेक कर लीजिएगा। तो जो वास्तविक क्षमता है वो हो जाएगी 196.25 में से 32.70 माइनस कर दो 5, और 5 में से 2 गए 3 और 9 में से 3 गए। ये आपकी एक्चुअल जूस आएगा और ये वो जूस है जो हमें उसमें
फील हो रहा है कि इतना आना चाहिए था। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, आपको लॉजिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। इसी में अब आपको एक इंटरनल चॉइस दी गई है, देखेंगे जरा। एक तंबू, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हो जाते हैं, और क्योंकि मुझे तो आपने तो 4 ही करने, मुझे 6 समझाने हैं आपको, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इतनी मेहनत का थोड़ा सा क्रेडिट मिलना चाहिए, थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर शंक्वाकार शीर्ष लगा है। एक सिलेंडर है, देखो भाई ध्यान से, सिलेंड्रिकल तंबू है ऐसा, ठीक है, और उसका जो टॉप पार्ट है वो कॉनिकल है, वो कॉनिकल है, ये ऐसा तंबू बना हुआ है। ओके, यदि बेलनाकार, इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ साथ समझ लेना, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 और 4 मीटर है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट 2.1 मीटर है, जो उसका डायामीटर है वो 4 मीटर है, शीर्ष की तिरछी ऊंचाई 2.8 है, तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट 2.8 मीटर है। सुन लीजिए ध्यान से। तो तंबू बनाने के लिए कैनवास, इस्तेमाल किए गए कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करो, साथ ही तंबू बनाने में कितना कैनवास लगा पहले वो बताओ, साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास की लागत ज्ञात करो। आधार को नहीं ढका गया है, तो जितना विजिबल है उतना ही, सेम स्टोरी यहाँ पर है, आप समझ गए होंगे। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा पड़ता है फिर हमारा क्वेश्चन। तो पहले हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल भाग की, ठीक है। पहले हम बात करते हैं बेलनाकार भाग की। तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर, हाइट हो जाएगी 2.1 यानी कि 21/10 मीटर। और अब हम बात करते हैं कोनिकल पार्ट की। सुन रहे हो ना, समझ आ रहा है ना। शंक्वाकार जो भाग है बच्चे, जो ऊपर वाला भाग है उसकी त्रिज्या उतनी रहेगी जितनी नीचे वाले की, नहीं तो वो बाहर बिखर जाएगा, ऐसा उसने कुछ कहा नहीं है। तो आर की वैल्यू तो 2 रहेगी, लेकिन जो स्लैंट हाइट है एल, वो है अपनी 2.8 मीटर। अब मेरी बात सुनो, अब हमें कैनवास का एरिया चाहिए। कैनवास का एरिया के लिए आपको क्या फॉर्मूला है, इसका तो 2 पाई आर एच और उसका पाई आर एल है, तो सारी वैल्यू हमारे पास है, सारी वैल्यू हमारे पास है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम जल्दी से पहले तंबू को बनाने में लगा कैनवस, ठीक है, तंबू बनाने में लगा कैनवस पूरा आपने लिखना है। तो वो हो जाएगा बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा शंक्वाकार भाग का, मैं चाह रही हूँ कि सेक्शन ई भी मैं इसी में आपको करा दूँ, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच और इसका होता है बच्चे पाई आर एल। दोनों में से पाई आर कॉमन ले लो तो ये बन गया 2h प्लस एल। हम ये देख लेते हैं कि पाई के लिए हमें कुछ कहा गया है, नहीं कहा गया है, तो हम 22/7 लेंगे पाई को। तो ये बेटा जी पाई हो जाएगा 22/7, रेडियस 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, सारी चीज़ें हमें दिखती रहनी चाहिए ना। 2h, h है 21/10, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42/10, मैंने काटा नहीं है। और L कितना है 2.8, तो 2.8 हो जाएगा 28/10। फर्क, मेरी बात को समझ रहे हो। 2h का मतलब था 2 गुणा 21/10, मैं ऐसे काट सकती थी, मैंने जानबूझकर नहीं काटा क्योंकि मुझे फिर ब्रैकेट को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो बाहर तो मेरा आ गया 44/7, सुन लो, और अंदर मेरा दोनों में 10 लघुत्तम आ जाएगा, तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 8 और 2 10, 4 और 2 6 और 1 7, और बटे में 10, 10 7 70, और 44 वर्ग मीटर का जो कैनवस है वो हमारा यूज हुआ है। और इसका जो खर्चा है वो अगर आपने निकालना है तो पूरे को 500 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 5 के 20, 2 5 के 20 और 2 22, 22,000 रुपये। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि क्या मीटर में ही था एक्सपेंडिचर हमारा। यस, सारी चीज़ें हमारी मीटर में दी गई हैं, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमारा बनता था। फिर से जल्दी से समझ लीजिए कि भाई एक सिलेंड्रिकल और कॉनिकल पार्ट को मिलाकर एक कैनवस तंबू बनाया गया है, तो वो किस कैनवस से बना है, तो उसके लिए दोनों के कर्ड सरफेस एरिया को जोड़ दिया, तो तंबू का अंदर जो कैनवस लगा था वो हमें मिल गया, और उसका रेट 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर था, तो 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा पूरा उसका एक्सपेंडिचर आ गया 22,000 रुपये।
तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं सेक्शन नंबर डी के लास्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पेज पर है क्वेश्चन, तो वहीं कराऊंगी, यहाँ से जल्दी से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। x और y का मान ज्ञात करो यदि कुल बारंबारता 100 है। दो बातें याद रखनी है, बारंबारता 100 है, माध्यक 25 है। तो ये देखो जरा, यहीं पर इसको मैं आपको समझाऊंगी इसी टेबल में। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 35 है कि इस डाटा का जो मीडियन है, तो अब मीडियन के लिए क्या बनानी पड़ती है, इसी में बना दूंगी मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये 2 हो गया, 2 में 5 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में x को जोड़ेंगे तो 7 जमा x हो जाएगा, 7 जमा x में 12 जोड़ेंगे तो 12 और 7 19 जमा x हो जाएगा, 19 में 17 को जोड़ेंगे तो 36 जमा x हो जाएगा, 36 में 20 को जोड़ेंगे तो 56 जमा x, 56 जमा x में y को जोड़ेंगे तो 56 जमा x जमा y, 56 में 9 को जोड़ेंगे तो 65 जमा x जमा y, 65 में 7 को जोड़ेंगे तो 72 जमा x जमा y, और 72 में 4 को जोड़ेंगे तो 76 जमा x जमा y। ये हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी आई है जो कि 100 के इक्वल है। तो इसको आप पहले, ये सारी टेबल आप पेपर में बना के आओगे, मैंने तो थोड़ा मौके का फ़ायदा उठाया है। पेपर में टेबल बनाओगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओगे, फिर आप लिखोगे कि टोटल डाटा जो है वो 100 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 76, तो x प्लस वाई की वैल्यू 24 आ जाएगी। तो एक इक्वेशन तो बन गई बच्चे ये। अब हमें माध्यक भी दे रखा है, मीडियन भी दे रखा है, तो मीडियन का फॉर्मूला आप सबको पता है, l प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ मल्टीप्लाई बाई एच। अभी मैं लिख दूंगी, तो n बाई टू, अब n बाई टू आपका कितना हुआ, 50 हुआ, 100 बाई टू। और दूसरी बात उसने ये बोला है कि जो माध्यक है वो 525 है। जब माध्यक 525 है तो ये माध्यक वर्ग है मेरा, ठीक है। जब ये मेरा माध्यक वर्ग है तो इसके सामने वाली तो हम फ्रीक्वेंसी लेंगे, यानी f की वैल्यू तो 20 आएगी, और इससे ऊपर वाले को, भाई 525 माध्यक है, मीडियन है, तो मुझे डायरेक्ट पता लग गया कि 500 टू 600 मेरी मीडियन क्लास है। क्लियर है? ये मेरी मीडियन क्लास है, तो इसके सामने वाली तो हो गई फ्रीक्वेंसी f यानी 20, और इससे ऊपर वाली हो गई मेरी CF यानी कि 36 प्लस x। सारी चीज़ें मेरे पास आ गई हैं। अब मैं यहाँ मीडियन का फॉर्मूला लगाऊंगी। मीडियन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, L नहीं बताया मैंने, 500 हो जाएगा, L प्लस एन बाई टू माइनस CF बाई एफ, और पूरी की पूरी टर्म को h से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मीडियन 525, L अभी 500 से 600 था, तो लोअर लिमिट हो जाएगी, निम्न वर्ग सीमा हो जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, 500 जमा n बटा 2 यानी 50, CF 36 जमा x है, बाहर माइनस लग रहा है तो घटा 36 घटा x हो जाएगा, f की वैल्यू 20 हो जाएगी, h का मतलब क्लास इंटरवल जो कि 100 का है। देख लो 500 से 600 में 100 का डिफरेंस है। सॉल्व कर लो। सबसे पहले तो इस 500 को तो लेफ्ट में ले जाओ, तो 525 में से तो 500 माइनस हो जाएगा, और 20 से ये 5 कट जाएगा, तो यहाँ राइट में बचेगा 50 में से 36 गए 14 घटा x, और बाहर केवल 5, लेफ्ट में बच जाएगा 25, 14 5 70 घटा 5x, 5x को लेफ्ट में ले आओ, 25 को राइट में ले आओ, 70 में से 25 गए, 10 में से 5 गए 5, 6 में से 2 गए 4, 5 को राइट में ले आओ तो x की वैल्यू 45 बटे 5 9 आ जाएगी, और जब x की वैल्यू 9 आ जाएगी तो x जमा y की वैल्यू 24 थी। देख लो ऊपर दिख गई इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू रख दो, 9 जमा y बराबर है 24, y बराबर है 24 घटा 9, 14 में से 9 गए 5, तो y की वैल्यू 15 आ जाएगी, x की वैल्यू 9 आ जाएगी, और ये आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम्स में, तो ये पूरे का पूरा क्वेश्चन मैंने एक फ्रेम में कर दिया है। तो ये था कंप्लीट सेक्शन डी, और अब हम साथ के साथ सेक्शन ई को भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आपका प्री बोर्ड आ रहा नहीं, तो मैंने इसको ना नेक्स्ट लेक्चर में करवाना था। केस स्टडी बेस आपका क्वेश्चन है, तो जल्दी से देखते हैं क्या स्टडी केस दिया गया, उसको हम पढ़ते हैं और उस पर अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 36। राहुल एक कार खरीदना चाहता है और अपनी कार के लिए बैंक से ऋण लेने की योजना बना रहा है। वह 1,18,000 रुपये का अपना कुल ऋण चुकाता है
जो हर महीने 1,000 रुपये की पहली किस्त से शुरू होता है, यदि वह किस्त में हर महीने 100 रुपये की वृद्धि करता है। आ रही मेरी बात समझ में? उसने लोन लिया, 1,18,000 उसने दिए, पहली किस्त 1,000 की, अगली 1,100 की। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख ले कि उसने एक लोन लिया जो कि लास्ट में 1,18,000 का उसने पे किया, 1,000 रुपीज़ पर मंथ उसने 1,000 रुपीज़ की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी। हर मंथ उस इंस्टॉलमेंट में 100 रुपीज़ उसके इंक्रीज होते चले गए, 1100, 1200 एंड सो। ये सारी कहानी इसने बता दी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्या कह रहा है ये, इसको थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं। ये बैंक है तो इसको हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आ जाओ। उपरोक्त जानकारी के आधार पर, इसने 40 किस्तों वाला ना, देखो ये हाँ ये रहा, हाँ हो जाती, हाँ ठीक है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, ठीक है। उसके द्वारा 30वीं किस्त में भुगतान की गई राशि ज्ञात करो। अब मेरी बात सुनना, जो वो किस्त लौटा रहा है वो एपी बन रही है। पहली किस्त 1,000 की थी, दूसरी 1100 की, तीसरी 1200 की एंड सो ऑन। तो ए हो गया 1,000, ए हो गया 1,000, 1000, डी हो गया 100। तो पहला क्वेश्चन है कि 30वीं किस्त में फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट। 30वीं किस्त का मतलब हमें A30 बताना है। A30 का फॉर्मूला होता है A जमा 29D, है ना। तो A हो गया 1,000 जमा 29 मल्टीप्लाइड बाय 100, 1000 प्लस 2900, है ना, 3900 यानी 3900 रुपये उसने 30वीं इंस्टॉलमेंट में दिए। ये था फर्स्ट पार्ट। बहुत सिंपल, कहने को केस स्टडी है, उनसे भी ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं ये। उसके द्वारा 30 किस्तों में भुगतान की गई राशि ज्ञात करो। क्वेश्चन पलट गया है। फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट्स। 30 किस्त तक देने के बाद उसने टोटल कितनी अमाउंट दे ली, कितनी अमाउंट दे ली का मतलब 30 की 30 जो किस्तें हैं उनका सम आपने फाइंड करना है। यानी पहली में कितना दिया, दूसरी में कितना दिया और तीसरी में कितना दिया, यानी आपने S30 निकालना है। तो हम अपना डायरेक्ट S30 पे ही आ जाते हैं, है ना। ये तो मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ। 30 किस्तों में जो राशि दी गई वो S30 का पहले SN का फॉर्मूला लिख दूं क्या। SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। सारी चीज़ें मेरे पास हैं तो यहाँ पर N की जगह मैंने रख दिया 32A। A का मतलब 1,000 है, N की जगह फिर से 30 - 1, D की जगह 100। सॉल्व कर लो बच्चे इसको। ये तो बाहर तो आ गया 15, अंदर आ गया 2,000। 30 में से एक गया 29, 29 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 2900, 2900 और 2,000 का जोड़ होता है 4900। तो 15 गुणा 4900 तो 0 0, 15 निम्मा 135, 13 15 चौकू 60 और 13 73,500 रुपये वो 30 किस्तों में चुका है। 73,500 रुपीज़ उसने पे कर दिए हैं। क्लियर हो गया। आगे चलूं थर्ड पार्ट पर। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से कि थर्ड पार्ट में 2 ऑप्शन है। अगर आप एग्जाम में ये क्वेश्चन करके आते हो तो या तो आपका ऊपर वाला ऑप्शन आपने करना है या आपने नीचे वाला करना है। ऊपर वाला बहुत आसान है। वट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। 30वीं किस्त के बाद भी उसे कितनी राशि का भुगतान करना है। अगर मैं प्रीवियस स्लाइड पर चलूं तो 1,18,000 रुपये उसे देने थे। इसके लिए मैं कोई सॉल्यूशन नहीं करूंगी। 1,18,000 रुपये उसने देने थे। 73,500 रुपये वो 30 किस्तों में दे चुका है। तो 10 में से 5 गए 5, 7 में से 3 गए 4 और भैया 11 में से 7 गए 4। तो बच्चे 44,500 रुपये अभी उसे देने हैं, 44,500 रुपीज़। अब लास्ट पार्ट पे आ जाओ, इसी के ऑप्शन पे। यदि कुल किस्तें 40 हैं तो अंतिम किस्त में भुगतान की गई राशि ज्ञात करो। A40 बस, और कुछ भी नहीं करना आपने। तो यहीं पे मैं आपका A40, अभी 40 किस्तें हैं, टोटल 40 इंस्टॉलमेंट्स है। तो 40th इंस्टॉलमेंट में क्या दिया उसने, तो A प्लस 39D, A की जगह 1000, 39 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा 1000 प्लस 3900, दोनों को जोड़ोगे तो 4900 रुपये उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट में पे किए हैं। तो ये बहुत आसान सा, कहने को केस स्टडी है लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है।
ठीक है। एक और है हमारा 37, ये भी बच्चे केस स्टडी क्वेश्चन है हमारा, इसको देखते हैं। एक सोसाइटी में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने सोसाइटी के पार्क में 3 बिजली के खंभे ए, बी और सी लगाए। इन तीनों खंभों के बावजूद पार्क के कुछ हिस्से में अभी भी अंधेरा है, इसलिए RWA यानी रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी एक और खंभा डी लगाने का फैसला किया। चलिए खंभे नंबर डी पर चलते हैं, है ना। 2 ही क्वेश्चन ये आपके होते हैं विदाउट एनी इंटरनल, मतलब क्वेश्चंस के पार्ट्स में चॉइस होती है। तो ये देखो जरा सिचुएशन को देखना, ए खंभा यहाँ लगाया है, बी यहाँ लगाया है और सी यहाँ लगाया है। तो ये कहता है कि एक खंभे की और ज़रूरत है डी। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। खंभे सी की स्थिति ज्ञात करो। मैं इसको थोड़ा सा और एनलार्ज कर लेती हूँ और अब हमें मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में। सी की स्थिति आपने बतानी है, यानी सी के कोऑर्डिनेट्स आपने बताने हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख ले, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पोल सी। तो सी की जो पोजीशन है बेटा वो आपने बतानी है। तो बहुत ही सिंपल है, ये यहाँ से 7 और यहाँ से कितना है 4, तो सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 7,4 हो जाएंगे। चलें आगे। पार्क के कोने ओ से खंभा बी की दूरी ज्ञात करो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख ले, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पोल बी फ्रॉम द कॉर्नर ओ, यानी ओ बी हमने निकालना है। ठीक है, ओ का मतलब है 0 0 और बी का मतलब अभी देख लेते हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये तो है 4 और ये है 9, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 और 9। सेकंड पार्ट में करवा रही हूँ, तो ओ बी क्या हो जाएगा। ये मेरे अगर लेक्चर्स आपने कभी देखे हैं पीछे, मैं कई लेक्चर्स अपलोड भी कर चुकी, तो मैं हिंट भी देती हूँ। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो इन दोनों के स्क्वायर का सम कर दो। वैसे भी दूरी सूत्र क्या कहता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर, 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81, 6 और 1 7, 97 अंडर रूट आ जाएगा। क्लियर हो गया, 97 अंडर रूट। तीसरे पार्ट पर आ जाओ। चौथे खंभे डी की स्थिति ज्ञात कीजिए यदि 4 बिंदु ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं। आप समझ लीजिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फोर्थ पोल डी इफ दीज 4 पॉइंट्स फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो थोड़ा सा जो मैंने दोनों पार्ट समझाए हैं बहुत इजी है। मैं अभी ने यहाँ से थोड़ा साफ करूँगी, इरेज करूँगी ताकि बाकी के पार्ट्स में यहाँ कर सकूँ। पहले पार्ट में आपको सी के कोऑर्डिनेट्स बताने थे, दूसरे पार्ट में आपको ओ और बी के बीच की डिस्टेंस बतानी थी, तीसरे पार्ट में अब आपने क्या बताना है कि डी पॉइंट कहाँ पर लें कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बन जाए। तो ए बी और बच्चे सी, और थोड़ा तिरछा ले लो इसको, थोड़ा सा हमें पैरेललोग्राम की फीलिंग आ जाए थोड़ी सी, है ना। तो ये सी है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या लूँ, तो मान लिया डी के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई। अब ए को चेक करो, ए के कोऑर्डिनेट है 1,5, ध्यान देना मेरी बात पर, 1,5। बी के कोऑर्डिनेट्स अभी आपने देखे हैं 4,9, बी के कोऑर्डिनेट्स अभी आपने देखे हैं 4,9। सी के कोऑर्डिनेट्स देखो, सी के कोऑर्डिनेट्स भी अभी तुमने बताए थे 7,4। डी के मैंने एक्स वाई मान लिए। किसी भी समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को मध्य बिंदु पर मिलते हैं। अगर इस पैरेललोग्राम का नाम ए बी सी डी है तो ये जो पॉइंट है वो ए सी का भी मिड पॉइंट होगा और ये बी डी का भी मिड पॉइंट होगा। तो मध्य बिंदु का प्रयोग करेंगे हम। पहले हम निकालेंगे ए सी का मध्य बिंदु, पहले हम निकालेंगे AC का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ऑफ AC। मध्य बिंदु कैसे निकलता है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, है ना। तो ये तो A हो गया और ये C, तो 1 + 7 बटे 2 और भाई 5 + 4 बटे 2। ध्यान देना, 7 और 1 8 को 2 से करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और बच्चे ये 9 बटे 2 आ जाएगा। हो गया, मान लो इसका नाम O है। अब ले लो BD का मध्य बिंदु, अब ले लो BD का मध्य बिंदु। तो BD का मध्य बिंदु कैसे निकालोगे, x + 4 बटे 2 और ये हो जाएगा y + 9 बाई 2। अब आप लॉजिक को पकड़ो कि ये दोनों मिड पॉइंट अलग अलग नहीं हैं, ये दोनों सेम हैं, ये दोनों बिल्कुल सेम हैं। x + 4 बटे 2
कोमा वाई जमा 9/2 से जो मिड पॉइंट आया है और 4,9/2 से जो मिड पॉइंट आया है, दोनों एक ही हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। x जमा 4/2 बराबर है 4, 2 को वहाँ ले जाओ, 4 से गुणा हो जाएगा 8। अब 4 को राइट में ले जाओ तो घट जाएगा, तो x बराबर है 4 आ गया। अब देखो इसको और इसको बराबर कर दो तो y जमा 9/2 बराबर है 9/2, 2 से 2 कट गया, y जमा 9 बराबर है 9, 9 से 9 कट जाएगा, y की वैल्यू 0। तो 4,0 पर डी आएगा। यानी कि अगर उनको कोई खंभा लगाना है तो उन्हें x4 और y0 लेना पड़ेगा। और आप देख सकते हो कि ये वास्तव में पैरेललोग्राम बन भी रहा है। तो डी की स्थिति ज्ञात कर दी हमने, जो कि 4,0 आई है। ये पूरा क्वेश्चन एक फ्रेम में मैं यहाँ ला देती हूँ, आप पॉज करके वीडियो को इसको नोट भी कर सकते हो। और अब रह गया लास्ट पार्ट हमारा कि खंभे, देख लो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करो। और नेक्स्ट पेज पर चलूं तो यहाँ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। एक क्वेश्चन और है, मुझे ध्यान नहीं था, 3 होते हैं। तो ए और सी के बीच में जो हमने डिस्टेंस निकालनी है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। अब अपना ए पता है, सी पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो है। जल्दी से इसी को थोड़ा एनलार्ज करके यहीं पे बता देती हूँ, थोड़ा सा और करते हैं एनलार्ज। देखो भाई जल्दी से, है ना, ए कितना है, फिर देख लो एक बार, ए को साफ करना पड़ेगा भैया थोड़ा, ए को साफ कर दिया हमने। अब ए देखो, ए है 1,5 और सी है 7,4। डिस्टेंस निकालनी है तो बहुत आसान है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 4 घटा 5 के स्क्वायर का अंडर रूट। 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर करोगे 36, 4 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1, 36 और 1 √37 डिस्टेंस आ जाएगी ए और सी के बीच में। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन प्रीवियस वालों से मेरे अनुसार तो। और ये है अब हमारा लास्ट क्वेश्चन केस स्टडी का। 10वीं कक्षा के छात्रों का एक समूह ने शैक्षिक यात्रा पर इंडिया गेट का दौरा किया। शिक्षक और छात्रों को इतिहास में भी रुचि थी। शिक्षक ने बताया कि इंडिया गेट आधिकारिक नाम दिल्ली मेमोरियल, जिसे मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है, नई दिल्ली में स्मारकीय बलुआ पत्थर का मेहराब ब्रिटिश भारत के सैनिकों को समर्पित है जो 1914 और 1919 के बीच लड़े गए युद्धों में मारे गए थे। ये हम सबको पता है कि वहाँ पर हमारे जो शहीद हुए थे उनके सबके नाम वहाँ पर लिखे गए हैं। शिक्षकों ने यह भी बताया कि भारत गेट यानी इंडिया गेट जो राजपथ पहले किंग्सवे कहा जाता था के पूर्वी छोर पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 138 फीट या 42 मीटर है। और सेम स्टेटमेंट अपनी इंग्लिश में है, आप इसको रीड कर लीजिएगा क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा जा रहा है। अब हम इस पर बेस्ड अपने क्वेश्चंस देखते हैं कि पूछना क्या चाह रहा है, ये कहाँ से क्वेश्चन ला रहा है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि वे स्मारक से 42 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो उन्नयन कोण क्या है। अब सुनो मेरी बात कि ये क्या कहता है कि हाइट भी 42 मीटर है। सुनना ध्यान से, ये जो इंडिया गेट है, आपको इंडिया गेट दिख रहा है, ये जो इंडिया गेट है इसकी हाइट 138 फीट कह दिया या 42 मीटर कह दिया। यहाँ मैंने बना दिया ये इंडिया गेट और इससे 42 मीटर की दूरी पर ही वो लोग खड़े हुए हैं। तो उन्नयन कोण कितना है। उन्नयन कोण होता है कि यहाँ से सन की लाइट पड़ रही है और यहाँ आ रही है, तो ये एंगल कितना है। इसको मैंने मान लिया थीटा, परपेंडिकुलर और बेस सेम है, 1 आ जाएगा कट के, तो एंगल 45 डिग्री आ जाएगा। मान लो इंडिया गेट की पोजीशन ए बी है, सी पॉइंट पर वो लोग खड़े हैं, तो उन्नयन कोण होगा थीटा। तो टेंजेंट थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब ए बी है जो कि 42 है, आधार भी 42 है, दोनों कटकर 1 आ गए। टेंजेंट थीटा 1 होता है 45 डिग्री पर। ये आपका पहला पार्ट है, आसान है। दूसरे पर आ जाओ। वे मीनार को 60 डिग्री के कोण पर देखना चाहते हैं, इसलिए वो उस दूरी को जानना चाहते हैं जहां उन्हें खड़ा होना चाहिए, इसलिए दूरी ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है। ये इंडिया गेट है, 42 मीटर की दूरी, 42 मीटर की हाइट है। मान लो वो लोग यहाँ पर खड़े हैं सी डैश पर और उनका जो एंगल है अब बन गया भैया कितना,
60 डिग्री। तो ये वैल्यू आपने बतानी है। तो परपेंडिकुलर और बेस फिर से वही लग जाएगा, टेंजेंट 60 बराबर है, कहानी समझ आ गई ना, जल्दी तो नहीं चल रहा है ना भाई। परपेंडिकुलर हमें पता है, डिस्टेंस हमने निकालनी है, एंगल हमें पता है, तो टेंजेंट 60 का मान होता है वर्गमूल 3 बराबर है 42 बटे एक्स। एक्स को राइट साइड में इधर इधर मुझे याद नहीं रहता, कई बार कैमरा होता है इधर, वर्गमूल 3x बराबर है 42। तो x बराबर है 42 बटे वर्गमूल 3। जब भी नीचे वर्गमूल आए तो परिमेयीकरण जरूर करना होता है। तो 42 रूट 3 बटे 3, 14 तिये 42। तो 14 वर्गमूल 3 मीटर की दूरी पर अगर वो लोग खड़े होते हैं तो उनका एंगल 60 डिग्री का बन जाएगा। ये आपका सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री पर है, ये भी तो 60 पर है, तो उस ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो जिसकी छाया 20 मीटर लंबी होगी। उसी वक्त पर एक मीनार है, ये मीनार है जिसकी हाइट मैंने h मान ली, और इसकी जो छाया है ये 20 मीटर है। यहां से जो सन का एंगल आ रहा है वो कितना है, 60 डिग्री। अब इंडिया गेट को भूल जाओ, ये कह रहा है कि एक और बिल्डिंग है, एक और टावर है, हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर दैट विल कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 20 मीटर। तो फिर से वही टेंजेंट 60 आप यहाँ लगाने वाले हो। इधर लगा देती हूँ मैं, टेंजेंट 60 h बटे 20, टेंजेंट 60 हो गया वर्गमूल 3 बराबर है h बटे 20, 20 को इधर ले जाओ तो h की वैल्यू 20 रूट 3 आ जाएगी, यानी कि उस मीनार की, उस टावर की हाइट 20 रूट 3 मीटर हो जाएगी। और अब इसका ऑप्शनल लास्ट पार्ट और देख लेते हैं। इस टावर को यहाँ से हटा देते हैं। एक छड़, बहुत आसान है, और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:1 है। ये तो छड़ है, एक मैंने द रेशो ऑफ ए रोड, एक रोड है, और उसकी जो शेडो है दोनों 1:1 है, यानी दोनों इक्वल है। भाई ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 1 है तो ये भी 1 है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो, 45 आएगा, ये एंगल थीटा है ना। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि 1 आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो कि भी छाया और छड़ का और छाया का रेशो 1:1 है, तो दोनों को मैंने x और x ले लिया। भाई मान लिया कि छड़ की लंबाई भी x है और अपना जो छाया की लंबाई है वो भी x है, तो भी आपका टेंजेंट थीटा कितना आ जाएगा, x बटा x, यानी 1 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 45 हो जाएगी। तो ये था बच्चे आपका कंप्लीट सैम्पल पेपर जो HBSC ने इशू किया था, और ये आपको प्री बोर्ड की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपका 13th चैप्टर से केवल आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को लॉन्ग में देख लीजिएगा। लॉन्ग में एक ही क्वेश्चन आ रहा है, मैं पीछे लेकर जा रही हूँ स्लाइड को थोड़ा, तो उस क्वेश्चन को आपके टीचर आपको चेंज करा देंगे, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 34 है। अदरवाइज पूरा सिलेबस आपका कवर हो चुका है। तो आप प्री बोर्ड के लिए प्रिपेयर करें। लेक्चर पसंद आया हो, समझ आया हो, हेल्पफुल रहे तो देखो, एक सब्सक्राइब की ही बात मैं बस आपसे करती हूँ कि सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक कर दो। थैंक यू।